जमीन माफिया और बालू माफिया काफी सक्रिय हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए क्या कुछ तैयारी है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हत्या के कांड हैं, गंभीर दंगा के कांड है, वो जमीन विवाद से ही प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सर, कुछ माफिया टाइप लोग होते हैं जिनकी साठगांठ कहते हैं कि थानेदार से रहती है, मतलब मोहल्ले में रहते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। लेकिन जनता में यह लगता है कि पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जो हमारा कब्जा दिला सकती है, दूसरे को भगा सकती है, डरा सकती है, धमका सकती है। तो सभी माफिया और अपराधियों को बिहार के डीजीपी विनय कुमार का क्या सख्त संदेश? हमारा सख्त संदेश है कि अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना बंद करें। पुलिस की नजरों से आप बच नहीं सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए बिहार पुलिस की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। कोई गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल नहीं गया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था। काफ़ी ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं गई है कि आप पुलिस अकेले अलग एक बिल्डिंग में बैठ करके और पुलिसिंग कर लेगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने मनमर्जी करेंगे, और यदि मनमर्जी करते हैं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। वो नशे का शिकार हो करके और इस प्रकार के गंभीर अपराध कर रहे हैं जिसको एक वयस्क अपराधी भी काफ़ी सोच समझ के करता है। वो बिना सोचे हुए सेकंड में निर्णय ले लेते हैं और ऐसी घटना कर देते हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ मानसी। NBC 24 के कैमरे पर आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के डीजीपी विनय कुमार। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। IIT खड़गपुर से इन्होंने BTech की डिग्री ली है। 1991 के IPS अधिकारी रहे हैं। 33 साल का अनुभव रखते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, पुलिस जिस तरीके से अपना काम कर रही है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब बिहार पुलिस की अभी चल रही कार्यशैली को किस तरीके से देखते हैं आप? कि बिहार पुलिस की जो कार्यशैली हम अपेक्षा रखते हैं वह जनोन्मुखी है, पब्लिक ओरिएंटेड है, जिसमें पुलिस और पब्लिक के बीच एक अच्छे संबंध हो। जो भी असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई में संयुक्त रूप से और पुलिस पब्लिक एक साथ लगे, क्योंकि पुलिसिंग का काम है समाज के अंदर अमन चैन काम करना, जनता को महफूज रखना, असामाजिक तत्वों से, आपराधिक तत्वों से सुरक्षित एक माहौल प्रदान करना, संरक्षित माहौल प्रदान करना। तो इसमें पुलिस अकेले अलग थलग होकर के कार्य करेगी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जो व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था की जो संकल्पना की गई है, उसमें पुलिस और पब्लिक दोनों को मिला करके व्यवस्था बनाई गई। ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं गई है कि आप पुलिस अकेले अलग एक बिल्डिंग में बैठ करके और पुलिसिंग कर लेगा। तो जहाँ कहीं इस प्रकार की स्थिति बनती है कि पुलिस अलग थलग हो रहा है, तो अपराधकर्मी काफ़ी अच्छा माहौल पाते हैं अपराध करने के लिए। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलकर के अपराधकर्मियों का सामना करें। और एक हमारा जो राज्य है, पूरा देश ही है, वो काफ़ी यूथफुल नेशन है। हम युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। डेमोग्राफी जो हमारा है वो युवाओं के पक्ष में है। बिहार में और भी ज़्यादा युवाओं की संख्या है, युवाओं का प्रतिशत है। तो युवा पीढ़ी को नशा से कैसे बचाना है, युवा पीढ़ी को ये साइबर अपराध में काफ़ी युवा पीढ़ी प्रवृत्त हो रहे हैं, संलिप्त हो रहे हैं, उसको किस तरीके से बचाना है। तो इन सभी चैलेंजेस को बिहार पुलिस किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण ढंग से उसका सामना कर सके, इसके लिए अभी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने अलग से एक वर्टिकल बनाया है नारकोटिक्स का, एंटी नारकोटिक्स का एक पूरा अलग से पृथक किया है, फिर साइबर का भी अलग से पृथक किया है। अब उसको धीरे धीरे उसको कार्यरत कराया जा रहा है, उसमें पदाधिकारियों की पोस्टिंग हो रही। तो हमारी चिंता है, साइबर अपराध हमारी चिंता है, नारकोटिक्स से जो हमारे युवा प्रभावित हो रहे हैं वो हमारी चिंता है। आप देखे होंगे पूर्णिया में अभी 3-4 दिन पहले घटना हुई। एक परिवार था, उसका एक युवा सदस्य 12-14 साल का नशा लेने लगा था। पेरेंट्स उसको मना कर रहे थे, नहीं मान रहा था, तो उसके चाचा ने हस्तक्षेप किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद उसने चाचा के 2 छोटे छोटे बच्चों को मार दिया उस लड़के ने। इतना बड़ा हादसा, छोटे बच्चे कर रहे हैं, मतलब 18 साल से कम एज के सभी हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही है, इसलिए समाज को भी बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, समाज में इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह का सोच पनप रहा है। यह समाज को भी चिंता का विषय कि कैसे हम बच्चों को लालन पालन करें, कैसे हम उस पर नज़र रखें, किस प्रकार के हम उसको संस्कार दें। ये सब पुलिस के दायरे में
100% नहीं आता है। तो ऐसे मामलों को जब तक समाज और पुलिस मिलकर के एक साथ नहीं उसको देखेगी तो इसमें स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। अभी आपने कल ही देखा होगा, आज मैंने अखबार में देखा कि नशेड़ी हैं 3 दोस्त, तो 2 दोस्त मिलकर के तीसरे को, कि उसमें विवाद क्या होगा, पैसे का विवाद होगा कि नशा का 2 पुड़िया हम नहीं लेंगे, हम 5 पुड़िया लेंगे, यही विवाद रहा होगा। तो तब तक चाकू चलाता रहा जब तक कि वो उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये छोटे छोटे जो कम एज के अल्प वय के जो युवा हैं वो नशे का शिकार हो करके और इस प्रकार के गंभीर अपराध कर रहे हैं, जिसको एक वयस्क अपराधी भी काफ़ी सोच समझ के करता है। वो बिना सोचे हुए सेकंड में निर्णय ले लेते हैं और ऐसी घटना कर देते हैं। तो ये चिंता का विषय है, पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है और समाज के लिए भी चिंता का। बिल्कुल। सर, गृह विभाग इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कही जा रही है, तो महिला के साथ हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ तैयारी है बिहार पुलिस की? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था, आपने देखा होगा कि बिहार उन 2-4 राज्यों में से है जहाँ पे प्रत्येक ज़िले में महिला थाना कार्यरत है। उसमें एक महिला थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर रैंक की पदाधिकारी पोस्टेड हैं प्रत्येक ज़िले में। नॉर्मल थाने में भी महिलाएं जा सकती हैं बेधड़क। वहाँ पर एक महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है जहाँ पे एक महिला बैठती हैं। तो महिलाओं को थाना अप्रोच करने में किसी प्रकार का झिझक नहीं हो, इसके लिए एक तो महिला थाना सृजित किया है जहाँ पे बेधड़क जा रहे हो महिला थानाध्यक्ष है। दूसरा कि जो नॉर्मल थाने हैं, जनरल थाने हैं, वहाँ पर भी आज की तिथि में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पुरुष से कम नहीं है, क्योंकि महिला सिपाही, महिला दरोगा की संख्या पर्याप्त हो गई है अभी कि हर थाने में कम से कम 1-2 पदाधिकारी आपको मिल जाएंगे महिला, 1 दर्जन, आधा दर्जन, 1 दर्जन आपको महिला सिपाही मिल जाएंगे। इसलिए महिलाओं को थाना जाने में कोई भय नहीं, चूँकि पुरुष प्रधान थाना नहीं रहा। महिलाओं की सहभागिता पुलिसिंग कार्य में काफ़ी अच्छी हो गई, करीब 30% के लगभग हो गई है। तो महिलाओं के अपराध को प्रतिवेदित करने में किसी प्रकार का हिचक नहीं है। अपराध प्रतिवेदित हो भी रहे हैं। अब तो ऐसे लोग विक्टिम्स आ रहे हैं जो अपने माता पिता के खिलाफ रजिस्टर करा रहे हैं, फादर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए थाना में जा रहे हैं। यदि फादर उस प्रकार का कोई नशेबाज फादर है जो किसी तरह का हरकत कर रहा है तो काफ़ी फ्री ढंग से केस रिपोर्ट हो रहा है। उसके बाद उसके अनुसंधान भी हो रहे हैं। कानून समय सीमा तय कर दी है, पॉक्सो एक्ट है जैसे, उसमें समय सीमा तय कर दी गई है कि कितने दिन में आपको कार्रवाई करना है। अलग से कोर्ट बना दिया गया है, उसमें सभी चीज़ें तय कर दी गई कि कितने दिनों में कौन सी कार्रवाई करनी है। तो कानून भी उस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जो महिलाओं के विरुद्ध प्रतिवेदित अपराधों में कालबद्ध तरीके से अनुसंधान करे, कालबद्ध तरीके से उसका ट्रायल करे, और वो हो भी रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं कि यदि पॉक्सो एक्ट में 1200 केस दर्ज हो रहा है तो 400 में सज़ा हो रही है साल भर के अंदर, 50% अधिक कांडों में सज़ा हो रही है। तो ये महिलाओं के विरुद्ध जो कानून बने हैं, नियम बने हैं, उसमें भी काफ़ी लगातार उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। उसको और धारदार बनाया गया है और कालबद्ध कर दिया गया है, समय तय कर दिया गया है। इसलिए अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने मनमर्जी करेंगे, और यदि मनमर्जी करते हैं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। यदि आप पॉक्सो एक्ट के केस को अनुसंधान सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध भी उसमें धारा का प्रावधान है कि आपको भी सज़ा उसमें दी जा सकती है। जी बिल्कुल। सर, बिहार में विवाद की अगर बात की जाए तो ज़मीनी विवाद और बालू विवाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़मीन माफिया और बालू माफिया काफ़ी सक्रिय हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बिहार में जो लैंड से रिलेटेड जो कानून हैं, जो नियम हैं, तो उसमें भी काफ़ी राज्य सरकार अभी चिंतित है, नए नए प्रावधानों को लागू कर रही हैं। अभी सर्वे चल रहा था, पूरा व्यापक रूप से सर्वे चल रहा था, सर्वेक्षण चल रहा था कि जिस लैंड पे पोजीशन है उसकी जानकारी ली जाए। पूरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वंशावली है, वो सब पूरे विस्तार से जा कर के, और एक ही लैंड को कई लोग क्लेम कर रहे हैं तो उसको सही ढंग से निर्धारित की जाए कि आखिर ये लैंड किसका है, और उसके नाम से जमाबंदी कायम की जाए, उसका नामांतरण कर दिया जाए। तो ये सब कार्रवाइयाँ चल रही है। ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने के कारण, लैंड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन ठीक ठाक नहीं रहने के कारण बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं।
और जब विवाद खड़ा होता है तो पुलिस भी उसमें, हालांकि पुलिस का ये सीधा प्रत्यक्ष रूप से हमें उससे लेना देना नहीं है लैंड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन से, लेकिन जब अपराध रिपोर्ट हो जाते हैं तो हम फिर अनुसंधान करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हत्या के कांड हैं, गंभीर दंगा के कांड है, वो जमीन विवाद से ही प्रतिवेदित हो रहे हैं। जमीन विवाद निराकृत करने का 100% अधिकार हमें नहीं है, लेकिन जब घटना हो जाती है, मर्डर हो जाती है, हम अनुसंधान करते हैं। और हत्या हो जाती है तो ये आता है कि भाई हत्या हो गई, इसलिए समझा जाता है कि पुलिस की नाकामी है। लेकिन वो इस तरह की परिस्थिति बनती है भूमि विवाद में, कोई भी आदमी दाएं से बाएं जाने को तैयार नहीं रहता है और उसमें घटनाएं हो जाती हैं, हत्याएं हो जाती है। फिर उसमें हम अनुसंधान करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ज़मीन से जुड़े अभिलेख काफ़ी सुदृढ़ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो उसके बाद से इन बिंदुओं पर जो हत्या प्रतिवेदित है उसमें कमी आएगी। सर, कुछ माफिया टाइप लोग होते हैं जिनकी साठगांठ कहते हैं कि थानेदार से रहती है, मतलब मोहल्ले में रहते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और उनकी साठगांठ जो है वो मोहल्ले के जो थाने होते हैं उनसे थानेदार से संलिप्तता रहती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि लैंड मामले में आपको मैंने बताया कि ज़मीन से संबंधित जो विवाद हैं, दो दो क्लेमेंट रहते हैं। जैसे एक बाप के 3 बेटे हैं, अब उस बाप के नाम से भी ज़मीन है, उसके दादा के नाम से ज़मीन है, तो उसके जो पोते हैं वो कोई किसी को रजिस्ट्री कर दे रहा है, कोई किसी को रजिस्ट्री कर दे रहा है, वहाँ विवाद पैदा हो जाता है। तो वो सभी लोग थाने को आकर के अपना क्लेम करते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। ज़मीन के मामले में पुलिस को कोई ऐसा अधिकार प्रदत्त नहीं, लेकिन जनता समझती है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस हमें कुछ नहीं, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। पुलिस सिविल एजेंसी के साथ, राजस्व के पदाधिकारियों के साथ जाकर के, जो राजस्व के पदाधिकारी कहते हैं कि इनकी ज़मीन है, तो वहाँ पर पदाधिकारी के साथ जाना है ताकि वहाँ पे कोई हिंसक घटना नहीं हो जाए। पुलिस की इतनी भूमिका है। लेकिन जनता में यह लगता है कि पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जो हमारा कब्जा दिला सकती है, दूसरे को भगा सकती है, डरा सकती है, धमका सकती है। तो पुलिस को गुंडे के तौर पे यूज़ करने के लिए लोग चाहते हैं कि पुलिस को हम लाएं और पिस्तौल उस्तौल दिखा करके दूसरे पार्टी को भगा दें, गुंडे के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, पुलिस पदाधिकारी, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके विरुद्ध भी शिकायत आती है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो करते हैं उनके विरुद्ध भी शिकायत आती है, वो एक पक्ष को मदद कर रहे हैं। तो ये लैंड वाला जो इशू है बिहार के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सरकार सजग है, इसमें नए से नए सुधार आ रहे हैं, निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदलेंगी। गुंडा बैंक और गुंडा गैंग भी काफ़ी सक्रिय है आजकल। देखिए, गुंडा गैंग नहीं, ये हमारे समाज के अंदर पूर्व से ही ये सूदखोरी, मनी लेंडिंग की प्रथा रही है। पहले मनी लेंडिंग एक्ट भी अंग्रेज़ों के ज़माने में लागू हुआ था, जिसमें लाइसेंस दिया जाता था मनी लेंडिंग के लिए। लेकिन अभी आजकल इस तरह के मनी लेंडिंग लाइसेंस वाले व्यक्ति नहीं मिलते। आजकल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये सभी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करती हैं, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे सूद पर पैसे देती हैं। लोगों को बैंक से लोन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तरह तरह के कागजात मांगे जाते हैं और यदि वो कागजात नहीं देते हैं उनको लोन नहीं मिलता है बैंक से। तो एक तो है कि बैंकिंग का जो रीच है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। प्रयास हुए भी हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट्स वगैरह खोला गया है दूर के क्षेत्रों में, लेकिन उसके बावजूद भी आसानी से जिस प्रकार से मनी लेंडर्स या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन घूम करके उनको लोन देते हैं, उतना रीच जो संस्था RBI द्वारा अधिकार प्रदत्त है, जिसको RBI अनुमति प्रदान की है, उस तरह की संस्थाओं इतने आसानी से लोन नहीं देते हैं। तो यही कारण है कि माइक्रो फाइनेंस वाले गांव में जाकर के लोन देते हैं, अधिक इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। फिर यदि वो समय पे लोन नहीं देते हैं तो उनका काफ़ी प्रेशर भी बनाते हैं कि आप लोन दीजिए। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देते हैं कभी कभी, यदि आप समय पे नहीं दिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी एजेंसी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके विरुद्ध काफ़ी कारगर कार्रवाई की जाएगी ताकि समानांतर क्रम में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की आउटरीच को भी बढ़ाया जाएगा, सो दैट जो नीडी पर्सन्स है वो बैंक से लोन ले। और उसके जो नियम है उसको भी शिथिल किया जा रहा है कि आपको किसी कोलेटरल्स की ज़रूरत नहीं पड़े, आसानी से आपको लोन मिल जाए।
सर आखिरी सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए बिहार पुलिस की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। हर संभव कोशिश की। आपने देखा कि अभी चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में नक्सल प्रभावित इलाका हो, अपराध प्रभावित इलाका हो, दियारा एरिया हो, रिवराइन बेल्ट हो, दुर्गम स्थान हो, हर जगह पर ये शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव की 2 तिथियों के दौरान एक भी हिंसक घटना नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल नहीं गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था। काफ़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई थी, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। सज़ा के बिंदु पर भी हम लोग स्पीडी ट्रायल चला रहे हैं। आज भी एक जमुई के एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, उसमें 6 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। तो प्रतिदिन हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सज़ा भी दिलवा रहे हैं, अनुसंधान भी कालबद्ध तरीके से कर रहे हैं। हर दृष्टिकोण से कोशिश कर रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कारगर ढंग से पुलिस प्रहार करे। सर जाते जाते एक बात और, बिहार के सभी माफिया और अपराधियों को बिहार के डीजीपी विनय कुमार का क्या सख्त संदेश है? हमारा सख्त संदेश है कि अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना बंद करें, अपराध करना बंद करें, क्योंकि पुलिस की नज़रों से आप बच नहीं सकते हैं। यदि आप अपराध करते हैं तो आप यह मान के चलिए कि आप पुलिस और न्याय के दायरे में आएंगे और आपका जो परिवार है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात है कि अपराध से यदि आप संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है अपराध जनित संपत्ति को अटैच करने का, जब्त करने का। तो जब इतना मेहनत से आप अपराध करके संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, सरकार जब्त करके और उसको सरकारी कामकाज में लगाएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप सही ढंग से जीविकोपार्जन करिए, अपराध से दूर रहिए और समाज को अपराध मुक्त रहने में आप अपनी भूमिका निभाएं, यही हमारा सबसे अनुरोध होगा। जी सर, तो आपने देखा बिहार के डीजीपी विनय कुमार थे तमाम माफिया और अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि अपराध करने से बचें और किसी भी तरीके के अगर अपराध बिहार में करते हैं तो बचेंगे नहीं। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पर हमने चर्चा की है तो साफ तौर पर डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए पुलिस की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी बिहार पुलिस तत्पर है और सभी कोशिश की जा रही है ताकि महिलाओं के ऊपर अपराध ना हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।